जैसे ब्लड भी अपने घर दोनों जानी दुश्मन है से। तो ये अपने घर में जो गार्ड रखेगा अपने गेट पर, वो रोकने के लिए रखेगा दुश्मन यानी बी को। यानी ए के पास जो गार्ड है यानी यहाँ एंटीबॉडी, तो वो किसके लिए होगा? बी के। और बी जो अपने घर में गार्ड रखेगा अपनी सुरक्षा के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी है, बी को रोकने के लिए इसके पास एंटीबॉडी है ए को रोकने के लिए। और मान लीजिए कि दोनों नहीं कोई घर में दोनों को खतरा है कि इस घर को कोई कब्जा कर ले, खाली घर है, कोई नहीं रह रहा है, न ये नबी प्रॉपर्टी है, दोनों को खतरा है कि एक दूसरे कब्जा करे, दोनों अपना अपना गार्ड वहां रखेंगे। तो अगर कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी में, तो दोनों गार्ड यानी दोनों तरह का एंटीबॉडी होगा। इसके पास एंटीबॉडी है अल्फा ए को रोकने के लिए, बीटा और बी को रोकने के लिए, और दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गया, साथ रहने लगे, दोस्त हो गए, तो फिर किसी गार्ड की जरूरत है? जब दोस्ती हो गई तो गार्ड की क्या? तो ए भी साथ रहने लगे तो देयर इज नो एंटीबॉडी। वेरी सिंपल। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी होगा बी को रोकने के लिए, अगर बी है तो एंटीबॉडी होगा जो ए को रोकेगा, अगर कोई तो दोनों का एंटीबॉडी हम और अगर दोनों साथ में कोई एंटीबॉडी की जरूरत नहीं। तो रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ऑलवेज between the antigen of donor and antibody of recipient. डोनर का एंटीबॉडी और रिसिपिएंट का डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, इसमें रिएक्शन एक इंक्लिनेशन कहते हैं ब्लड में, तो इट ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन द एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसीपिएंट। तो अब देखिए ये आगे जी, तो आगे नहीं है, पीछे ही। ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? तो ए कैन रिसीव ब्लड विथ ए बिकॉज डोनर का एंटीजन एंटीबॉडी के पास एंटीबॉडी बी को रोकने के लिए ए के लेकिन ओ दे सकते हैं, बिकॉज ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो रिएक्शन होता है बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी ऑफ रिएक्ट करेगा ब्लड फ्रॉम ए एंड similarly he can receive O can receive blood only from O। और A देंगे तो ये A देंगे तो इससे रिएक्शन होगा, B देंगे तो इससे रिएक्शन होगा, A B देंगे तो दोनों है, तो इसलिए he can receive blood only from O। और A को देखिए फ्री फॉर ऑल, अभी कहा था कि रिएक्शन इन बिटवीन एंटीबॉडी आई नहीं, तो कोई भी एंटीजन आ सकते हैं, we can receive blood from A B और इसलिए रिसिपिएंट कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जबकि आप देखिए ओ सबको दे रहे हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, तो ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया और ए भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। लेकिन जब हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं या पढ़िएगा तो उसमें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, या फिर उसी तरह ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? यही RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर है तो पर्सन इज पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव। अब देखिए
एकांत में जा रहे आरएच हैं 10 फैक्टर तो मिनट बता दिया। क्लास It is the factor similar to एकांत the में factor of plasma जाएगा protein present in the blood of the rhesus. दोनों हाथ मोबाइल में rhesus macaques के एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया द ब्लड ऑफ द रैबिट, और उस एंटीबॉडी को जब ह्यूमन में इंजेक्ट किया और रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब है उस ह्यूमन में वैसा ही एंटीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना है, यानी ये एंटीबॉडी आरएच जीवन में हम आज ही बार देखें कि सही टाइम से पहुंचा है। आरएच एंटीजन नहीं है, जब भी आए ना सही टाइम से एक बार नहीं पहुंचा। आरएच एंटीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आरएच एंटीजन always RH antigen is always dominant. RH antigen जो होता है हर समय डोमिनेंट है, तो RH पॉजिटिव जो होगा वो डोमिनेंट होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन तो इतना पूछा है नीट में, और पता नहीं एक फैसिनेशन है एग्जामिनर को, एक इससे थोड़ा सा लगाव है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। आप देखिएगा हर अल्टरनेट ईयर करके पूछता था, कभी कभी लगातार ही ऐसे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इस बार नहीं आया था तो इस बार फिर आने ही आना। तो देखिए मेल है RH पॉजिटिव, मेल इज RH पॉजिटिव, हाँ करना, और कुछ लाने का रहेगा तो बताएंगे ना। ये मेल को मान लें ये पॉजिटिव है RH पॉजिटिव, और फीमेल इज RH नेगेटिव, फीमेल RH नेगेटिव है, मेल इज RH पॉजिटिव, फीमेल इज RH नेगेटिव, दोनों का एक और कहा था कि इस फैक्टर अब देखिए ये मेल RH नेगेटिव है, इसमें RH फैक्टर है और फीचर्स RH पॉजिटिव है। अब RH एंटीबॉडी RH एंटीजन पूछवा जाए आतिया पर चढ़ जाए साड़िया पर, मतलब जो पैसा सब पूछो मतलब due to the large molecular अगर weight, चल के चले the RH cannot pass through the fine capillary fetus और mother. हमें कहते हैं प्लासेंटा में मदर और fetus दोनों का ब्लड कैपिलरी, और प्लासेंटा को कहते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन फीटस के ब्लड को मिलता है, फीटस के ब्लड से CO2 मदर के ब्लड में जाता है, मदर के ब्लड से फीटस को मिलता है, फीटस के ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट मदर के ब्लड में जाता है। लेकिन ये RH फैक्टर जो फीटस के ब्लड में है, it cannot pass through the fine capillary pores and that's why it cannot reach in the maternal blood. यानी फीटस जब तक डेवलप हो रहा है फीटस जिसका एंटीजन मदर के ब्लड में नहीं जा सकता, बिकॉज RH एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और ये इस कैपिलरी से पास नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये फर्स्ट चाइल्ड अपना दे जाए ना तो देखिए ये तो जाइए जब इसका जन्म होगा शाम का आता था ना तो बात खोलने वाला रहता है, दौड़ते थे बच्चे के नाभि से लगा होता है, दौड़ेंगे नाभि से जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, एक और नाभि से लगा हुआ, दूसरी ओर प्लेसेंटा से लगा हुआ, और उसी से सब एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चे के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, नाभि के पास नली है उसको काटते हैं, और तब बच्चा अलग होगा मदर से। तो उस नली को जब काटेंगे तो थोड़ा सा मैटरनल, थोड़ा सा फीटल और मैटरनल ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जन्म के समय में लाइफ mixing of the fetal and maternal blood occurs due to the cutting of umbilical cord. तो अब ध्यान दीजिए, बच्चा तो जन्म ले लिया, सेफ है, लेकिन
ये के साथ अब मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंच गया। अब RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंचा तो वो एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी का मात्रा बढ़ना शुरू होगा। आगे जाना ही है। ये जब डिस्कस करें तो उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टोटल जो अमाउंट है एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडी क्या है? गामा ग्लोबुलिन है, विच इज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो गामा ग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज का जो अमाउंट होता है 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। हम लोगों के ब्लड में जितना प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 25% हिस्सा वो होता है अकेला एंटीबॉडी। बाकी 75% प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, 25% तो सीधा एंटीबॉडी। एनीवे, तो मदर जब दिया और जन्म में ऑप्टिकल मदर का ब्लड कर गया, मदर के ब्लड में यह RH फैक्टर पहुंच गया और मदर के बॉडी में उसका इम्यून low molecular weight, the RH antibodies from the maternal will enter into the fetal blood. जो RH एंटीबॉडी बच गया था ब्लड में, उसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है। कौन सा वो मॉलिक्यूलर वेट के कारण चला आएगा फीटस के ब्लड में, डिस्ट्रॉय द RH एंटीजन, या RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। This condition is called erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट, RBC का और इरिथ्रोब्लास्ट उसका जब ब्रेकडाउन डिस्ट्रक्शन होगा तो कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें हो रहा है फीटस में, इसलिए कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फetalis। इट इज आल्सो कॉल्ड RH incompatibility। RH कैसे बनेगा यार? incompatibility आदमी में फिर से देखिए, इलाज RH नेगेटिव है, बिहार पुलिस का इलाज, बिहार पुलिस का इलाज घर में RH पॉजिटिव है, ज्यादा है, जितना बिहार कैपिलरी फोर्स से पास नहीं कर सकता है, जितना लीटर ब्लड नहीं रहेगा, तो बच्चा लेगा। उस समय थोड़ा सा मिक्सिंग होता है मदर और फीटस के ब्लड का, तो पहली बार मदर के ब्लड में RH फैक्टर पहुंचेगा फीटस का। बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन मदर के इम्यून सिस्टम अब एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देगा। अब एंटीबॉडी बनने लगा, इसी बीच में फिर दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव है, फीटस RH पॉजिटिव, लेकिन इस बार मदर के ब्लड में मौजूद RH मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, छोटा साइज होता है, वो आसानी से कैपिलरी फोर्स से पास करके मदर के ब्लड से आ जाएगा फीटस के ब्लड में। और जब RH एंटीबॉडी पहुंचेगा फीटल ब्लड में तो RH एंटीजन फीटस के RH एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करेगा, और RH एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, तो RH एंटीजन का डिस्ट्रक्शन मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन। इसलिए कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एनीमिया होगा, RBC कम होगा, लगभग 25% डिस्ट्रक्शन होगा। ठंडा पानी अगर मिलता तो आगे थोड़ा सा बरगद के पेड़ आता, इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे, उपचार करेंगे, बच जाएगा। तो 25% लगभग कम है, हीमोग्लोबिन और RBC बच जाएगा। लेकिन फिर इसके जन्म के समय फिर RH फैक्टर चला गया, मदर फिर एंटीबॉडी और बढ़ना शुरू हो गया। तो जब थर्ड प्रेगनेंसी होगा तो उस समय तक मदर के ब्लड में इतना ज्यादा RH एंटीबॉडी हो जाता है कि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा थर्ड प्रेगनेंसी के समय फीटस को,
और नतीजा होगा फीटस विल नॉट सर्वाइव, फीटस का डेथ हो जाएगा। So with successive pregnancies, the concentration of Rh antibodies increases in the maternal blood, and it ultimately causes the destruction of the RBC in the fetus during the third or fourth pregnancy, resulting into the death of the fetus. Condition is erythroblastosis. The first child is usually normal. ये नहीं कहेंगे कि 100% वो सही भी होगा, हो सकता है कि प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा में कोई इंफेक्शन हो जाए, प्लेसेंटा आगे बढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट 12th का पार्ट है उसको बढ़ाएंगे, तो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट सीखेगा, कभी इंफेक्शन हो सकता है या कभी कोई हो सकता है, उसी में भी हो सकता है कि पहले ही फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स कर जाए, तो इस कंडीशन में पहले फीटस में भी RBC का डिस्कशन हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, नॉट चाइल्ड इज सेफ, बट अगर पहले प्रेगनेंसी में ही इंटरनल हेमरेज ब्लीडिंग हो गया या कोई इंफेक्शन हो गया, उस चाइल्ड में ऑल्सो भी एक डेथ खतरे में हो सकता है। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो फीटस के सर्वाइवल का चांस घटता है, सीवियर एनीमिया में। तो ऐसे कंडीशन में फीटस को इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कंडीशन नहीं हो RH ये जो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होती, इसलिए पहले ही देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले कितने से उसको ट्रीटमेंट किया, जैसे कि नहीं और साथ ही साथ RH एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय में RH एंटीबॉडी करने को बहुत सारे ड्रग है जो सारे एंटीबॉडी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जांच के समय अगर पता चला कि फीमेल को उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और RH एंटीबॉडी का जो काम है वो नॉर्मली 5 इयर्स आसपास 5 साल के लगभग बाद उसका अमाउंट काफी गिरने लगता है, तो इसलिए दैट्स व्हाई गैप 4 years between the successive pregnancy is always safe to the child. अगर 5 साल से ज्यादा का अगर गैप रखे तो सक्सेसिव प्रेगनेंसी में फीटस नहीं, यानी प्रेगनेंसी को बढ़ा देंगे कि अपने आप RH एंटीबॉडी नहीं, इसका ट्रीटमेंट करके RH एंटीबॉडी को नष्ट कर नहीं तो फीटस। आज इस फैक्टर का ये जो रेशियो है ये भी अलग अलग है। इंडिया में 80% पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव। तो प्रॉब्लम तो तभी ना आएगा जब RH नेगेटिव फीमेल होगी और RH पॉजिटिव मेल होगा, चांसेस रहता है कि 85% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव है, उस RH नेगेटिव में फीमेल RH पॉजिटिव है से भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम होगा। और यूरोप में जस्ट रिवर्स कंडीशन, यूरोपियन पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है वो RH नेगेटिव है और 15% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव कंडीशन है। हम लोग में यहाँ एशिया में इंडिया में 85% RH पॉजिटिव 15% RH नेगेटिव। आपको पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा, ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव यूरोप में 80% RH नेगेटिव है, ठीक है 20% ये मेन चीज RH नेगेटिव, मेन चीज RH नेगेटिव और ये RH पॉजिटिव। अगर मेल नेगेटिव
पॉजिटिव है, बारिश पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, इसलिए कोई रिएक्शन का चांस नहीं है। देयर विल बी नो रिएक्शन, फीटस को कोई नहीं। अगर दोनों RH नेगेटिव है तो भी कोई खतरा नहीं, मतलब फीटस भी RH नेगेटिव हो जाए, कोई खतरा नहीं। दोनों अगर RH पॉजिटिव है भी कोई खतरा नहीं है, फीटस RH पॉजिटिव है, फीटस भी RH पॉजिटिव है। प्रॉब्लम एक ही जगह है, ये इसमें क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन में देखा, इसमें ऑप्शन में दे रहे हो कि मेल एज RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल, या फिर RH नेगेटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल। तो खतरा एक ही जगह है, RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव मेल। फीमेल जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ पे कोई, और अगर मेल और फीमेल दोनों नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक ही है कि मदर नेगेटिव हो और मेल फादर पॉजिटिव। इसमें यही एक प्रॉब्लम है जहाँ पे ट्रिकोब्लास्टोसिस पिटालिस मेल एंड RH नेगेटिव। बाकी अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नहीं, ये नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉजिटिव सब क्वेश्चन बनाइएगा, अरेंज करते हैं, ये आज ही बना के बनेगा। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन, जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इम्यूनिटी, जैसे RH फैक्टर भी इम्यूनिटी से था, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो रिलेटेड टू इम्यूनिटी। तो ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन, इट इज नाउ बिकम वेरी, कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जब डैमेज होता है तो उसका रिप्लेसमेंट करते हैं किसी स्वस्थ हेल्दी टिश्यू से या हेल्दी ऑर्गन से। ये पूरा फिनोमेना कहलाता है ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांट। अभी भेजते हैं 1-2 मिनट के अंदर लिंक देख सकते हैं। तेरा बोलो।